नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया किस तरह से हिंदू मुस्लिम करता है इसकी अवश्य आप प्रतिदिन देखते हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जिसको पहलगाम में मार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा, उसकी पत्नी ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कि जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट जस्ट पीस एंड ओनली पीस, हमें न्याय चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी बात बोलने के बावजूद जब पहलगाम हमला हुआ तो किस तरह से मीडिया ने आपको बताया कि किस तरह से मार दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी बात कहने पर भी उस शहीद की पत्नी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है कि कितनी बड़ी बात कही, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं है कि आपके लिए वो शांति के लिए कोई संदेश दे। मीडिया जिस तरह से शांति चाहता है या जिस तरह का काम करता है यह आप भलीभांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? पुलवामा हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कानपुर में मुलाकात की। भावुक माहौल में शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आपकी दादी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो यह नहीं होता। जी हाँ, बड़ी बात कही कि राहुल गांधी की दादी अगर जिंदा होती तो यह नहीं होता। उनका यह बयान आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर दिया गया। परिवार ने कहा कि सिर्फ छोटी मोटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। सरकार आतंकियों को जल्द से जल्द खोजे और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाए। बीते दिन राहुल गांधी ने शुभम द्विवेदी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी ऐश्वर्या को गले लगाकर ढांढस बंधाया। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो अब तक सख्त कार्रवाई हो चुकी होती। इसके अलावा राहुल ने वादा किया कि वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करेंगे। इस दौरान राहुल ने प्रियंका गांधी को कॉल किया और ऐश्वर्या से बात करवाई। फोन पर प्रियंका ने कहा कि हम आपके दर्द को समझ सकते हैं, हमने अपने पिता को खोया। इस पर शुभम के परिजनों ने भी कहा कि आप लोग हमारे दर्द को सबसे बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पिता यानी राजीव गांधी और दादी यानी इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी है। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने गुरुवार को बड़ा तमाचा दिया उन मीडिया चैनलों को जो अब आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट जस्ट पीस एंड ओनली पीस, हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि विनय नरवाल के लिए प्रार्थना करें। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। उन्होंने ये बात पति विनय के बर्थडे पर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान कही। शिविर में हिमांशी ने परिवार सहित रक्तदान किया। इस दौरान परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए। बड़ी बात कही, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा आप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं है कि शांति का माहौल आपको महसूस हो या बन जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बाबा रामदेव के नई वीडियो को लेकर तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं है, वह अपनी ही दुनिया में जीते हैं। बड़ी बात, किसी के नियंत्रण में नहीं। बाबा रामदेव ने हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहा था। उसके बाद विवाद बढ़ गया था। पिछले आदेश के मद्देनजर उनका हलफनामा और ये वीडियो प्रथम दृष्टया अवमानना के अंतर्गत आते हैं। मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा, हम उन्हें यहाँ बुला रहे हैं। कोर्ट ने गुरुवार को यह बताया कि बाबा रामदेव ने नया वीडियो जारी किया जिसमें हमदर्द के खिलाफ टिप्पणी की गई है। यह नया वीडियो कब आया इसकी जानकारी नहीं मिली। इससे पहले 22 अप्रैल को हाई कोर्ट ने रामदेव को दिए आदेश में कहा था कि हमदर्द उत्पादों को लेकर न तो कोई बयान दे और न ही कोई वीडियो शेयर करे। यानी अब किसी को कोई डर नहीं। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बुधवार को लाइट बंद करो अभियान के तहत प्रदर्शन किया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहित देश भर के मुस्लिम नेताओं ने रात 9 बजे से 9:15 बजे तक घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध जताया।
AIMPLB ने कहा कि वक्फ कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। 1 मई 2025 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, लेकिन आपको कहीं कोई खबर नहीं, न ही आपके लिए कोई ये खबर भी है, क्योंकि अब आप दूसरे कामों में इतने तरीके से उलझा दिए गए हो कि आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनका सीधा असर आम लोगों के जेब और दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है। अमूल दूध महंगा हो गया, कहीं खबर नहीं खबर। रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों से लेकर बैंकिंग और ATM लेन देन तक कई क्षेत्रों में नए नियम लागू किए गए हैं। इन बदलावों ने न केवल यात्रियों बल्कि बैंक ग्राहकों को भी अपनी रणनीति और योजना में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया है। रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग नियमों में व्यापक बदलाव किए, जो 1 मई से प्रभावी हो गए। अब वेटिंग टिकट धारकों के लिए स्लीपर और AC कोच में यात्रा करना संभव नहीं होगा। जी हाँ, यदि आपने वेटिंग टिकट करवा लिया तो अब आपके लिए यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि केवल अब जनरल कोच में ही वेटिंग टिकट मान्य होंगे। इस फैसले का मकसद रेलवे में भीड़ को नियंत्रित करना और कंफर्म टिकट धारकों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। यदि आपको इतनी ही बेहतर सुविधाएं देनी है तो रेलवे की संख्या बढ़ाई जाए और हर टिकट कंफर्म हो, ये किया जाए तो ज्यादा सुविधाएं बढ़ पाएगी, बजाय इनके कि आप उन वेटिंग टिकटों वालों को इस तरह से आप यात्रा करने से रोक सकेंगे। वहीं इसके अलावा एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ARP को भी 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी, जिसके बाद सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। जातिगत जनगणना वाले सरकार के इस फैसले को विपक्ष अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। इसी बीच शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने कहा कि जातिगत जनगणना के फैसले का क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले 10 सालों से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। भले ही यह निर्णय कैबिनेट ने लिया है, लेकिन इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। भले ही सरकार मोदी की है, लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। संजय राउत ने सरकार के जातिगत जनगणना वाले फैसले को पहलगाम हमले से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में जिस तरह का माहौल बना है, लोग मोदी जी से सवाल पूछने लगे, तो उससे ध्यान हटाने के लिए जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में आक्रोश का माहौल है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह पीड़ित परिवारों के दुख में साथ हैं और उनकी इस मांग का पूरा समर्थन करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि मैं पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख और उन्हें शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें सम्मान दे। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्रित हुए हैं। एक तरह से आज यहाँ ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। PM ने कहा कि वेव्स ये सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है, ये एक लहर है, कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की। जी हाँ, खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको एक बार पुनः आपसे निवेदन कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।